Hello students, welcome to our online classes. So chapter 4 we are doing, and this is part 3rd of chapter 4. So let's start. So today we are going to do रिएक्शंस विद एसिड्स. सो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, उनकी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे. तो हमने केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद वाटर हमने कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू रिएक्शन विद एसिड्स की जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने पर वो क्या प्रोडक्ट देते हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है. सो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स. एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं देखते हैं. इसके लिए एक्टिविटी 4.6 है. वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज़ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब. तो ये जो है केमिस्ट्री लैब में करने वाला एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है. इसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर यूज़ करना है और अपने माउथ से टेस्ट ट्यूब को अवे रखना है, दूर रखना है, क्योंकि केमिकल हम यूज़ करने वाले सो जो कि आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है अगर आप उसको माउथ के बहुत ज़्यादा नज़दीक रखोगे. टेक सैम्पल ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5. अब आपके पास पेज नंबर 49 पे टेबल 4.5 है. इस टेबल के अंदर हमारे पास कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स दिए हुए हैं, उनको लेना है और उनके साथ एक्टिविटी ये करनी है. सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम ABCDENF. उनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है और उनको लेबल करना है ABCD के अकॉर्डिंग. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. अब लैब में dilute hydrochloric acid हमारे पास अवेलेबल होता है, तो हर टेस्ट ट्यूब में हमको एक ड्रॉपर से 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब डाइल्यूट मतलब जिसमें थोड़ा पानी मिला हो, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कम स्ट्रॉन्ग होता है डाइल्यूट वाला. सो वो डालना है हमको. ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और जो रिएक्शन हो रही है उसको ऑब्जर्व करना है. इफ़ नो रिएक्शन अकर इन द कोल्ड सॉल्यूशन वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली. और अगर उसको डालने पर कोई रिएक्शन नहीं होती है तो उसको थोड़ा सा अपन को गर्म करना है, वार्म करना है. ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. और जो है उसके बाद गर्म करने के बाद हर टेस्ट ट्यूब के मुंह पे एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर आनी है और उसको चेक करना क्या हो रहा है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. के अलावा हमको जो है जितने भी हमने डाइल्यूट के HCl के साथ किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया, वैसे ही हमको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उसके जो ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करने हैं. सो ये जो एक्टिविटी हुई है एक्टिविटी 4.6, इसके साथ पता चलेगा कि हमने एसिड के साथ क्या रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों एसिड्स हैं और हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों लिए, उनके साथ क्या क्या रिएक्शन कर रहा है ये इस टेबल के अंदर हम फिल करेंगे. आप इंटरनेट से इसको सर्च कर सकते हो इस टेबल के अंदर आप क्या क्या होता है, क्योंकि हम जो है लैब यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. सो जैसे ही हम इनको देखेंगे तो हम देखेंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं इनके जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, वो दोनों के रिएक्शन है थोड़े अलग अलग होते हैं. What could the pop sound in some cases be due to when burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. अब जो टेस्ट ट्यूब के बाद पे जो बर्निंग मैचस्टिक लाता है तो कुछ के अंदर पॉप का साउंड निकलता है, तो वो क्यों निकलता है? You must have found the non-metals generally do not react with acid, but metal react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. अब ये है, इसका रीज़न ये है कि पॉप का साउंड क्यों निकलता है जब उनको बर्निंग मैचस्टिक उनके माउथ के पास में लेकर आते हैं, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में लेके आते हैं. तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि जब भी कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है और वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उस पॉप के साउंड के साथ जलती है. जबकि नॉन मेटल है वो जो है एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं या बहुत माइल्ड रिएक्शन करते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. अब कॉपर एक मेटल है लेकिन वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इनफैक्ट गर्म करने के बाद भी रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्शन करता है. तो उसकी अपनी खुद की वजह होती है. सो हमने पता लगाया कि जो मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे लेकिन नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन विद बेसिस. जो बेसिस होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उनकी रिएक्शन होती है, हम एक्टिविटी 4.7 से देखेंगे. टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द
preparation of sodium hydroxide solution, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with the plastic spatula. अब ये है इसके अंदर जो है हमको क्या क्या सावधानी रखनी है ये बताया है कि ये जो डेमोंस्ट्रेशन होगा ये टीचर के थ्रू होगा, टीचर करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे। और इस जो है प्रिपरेशन के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते टाइम जो है उसको प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ करना है, ना कि मेटल का। Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3-4 pellets of it in 5 ml of water. 5 ml पानी लेना है और 3-4 जो है पैलेट्स है, पैलेट्स मतलब टैबलेट्स, सो 3-4 टैबलेट्स हैं, वो पैलेट्स है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की लेनी है। और ऑब्वियसली जो पैलेट निकालते हैं ये प्लास्टिक स्पैचुला यूज़ करना है, प्लास्टिक की चम्मच यूज़ करनी है। स्पैचुला चम्मच जैसा एक टूल होता है जो लैब के अंदर हम यूज़ करते हैं। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। उसके बाद जो है 3-4 पैलेट और 5 ml वाटर वाला जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर हमको एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा डालना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैस्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। उसके बाद जो है एक बर्निंग मैस्टिक है वो टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आनी है और हमको ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या हुआ है वहाँ पे। What does the pop sound indicate? अब जैसे हम मैचस्टिक को बर्निंग मैचस्टिक को उसके पास लेके आएंगे एक पॉप का साउंड आएगा। एक एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमने पहले देखा था कि पॉप का जो साउंड है वो किसकी प्रेजेंस बता रहा है, हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस बता रहा है। मतलब टेस्ट ट्यूब में कुछ ऐसी रिएक्शन हुई है जिससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब जो हमने फॉइल डाली थी एल्यूमिनियम की फॉइल, एल्यूमिनियम मेटल होता है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया था उसके अंदर जो मेटल डाला उस मेटल की वजह से उसमें रिएक्शन हुई और रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ हुई और वो हाइड्रोजन गैस एक पॉप का साउंड देती है जब बर्निंग मैचस्टिक उसके पास में लेकर आते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल की जो बेसिस की रिएक्शन होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, नॉर्मल लेवल पे हम समझ नहीं पाते तो इसमें बताया भी नहीं गया है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास 7 के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि जब जो दो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उन दोनों के जो कुछ एलिमेंट्स है वो आपस में एक दूसरे से रिप्लेस हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो वही रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। Recall the activity of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. क्लास 7 की बुक में एक रिएक्शन एक एक्टिविटी आई थी जिसके अंदर रिएक्शन करवानी थी कॉपर सल्फेट और आयरन की। तो उसके अंदर क्या था कि कॉपर सल्फेट और आयरन की जब रिएक्शन करवा रहे थे तो कॉपर सल्फेट में से जो आयरन है कॉपर अलग हो जाता है और उसकी जगह आयरन उसकी जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। और ऐसी ही कुछ हम काइंड की रिएक्शन है हम इसमें देखने वाले हैं। सो एक्टिविटी 4.8 है वो हम देखते हैं। टेक 5-10 ml बीकर्स एंड लेबल देम A B C D and E। हमको 5 बीकर लेने हैं 100 ml के। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, और हर बीकर में 50 ml पानी है हमको लेना है। डिजॉल्व इन ईच बीकर एट टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर 4.6। 4.6 के अंदर जैसे हमको बताया गया है वैसे ही हमको थोड़ा थोड़ा चम्मच भर जो है सब्सटेंस लेना है और 4.6 है वो यहाँ है। बीकर ए में लेना है हमको कॉपर सल्फेट और उसके अंदर थोड़ा सा हमको जिंक ग्रेनुअल मतलब दाने, जिंक के दाने डालने। बीकर बी में हमको लेना कॉपर सल्फेट और उसके अंदर हमको आयरन की नेल डालनी है, आयरन की एक जो है कील डालनी है। बीकर सी है उसके अंदर हमको लेना जिंक सल्फेट और उसके अंदर कॉपर की कुछ कतरने डालनी है। डी के अंदर हमको लेना आयरन सल्फेट और कॉपर टर्नलिंग। उसके बाद उसमें ई में लेना है हमको जिंक सल्फेट और आयरन की नेल, तो ये हमको उसमें डालने हैं। जब हम ये डाल देंगे तो उसमें कुछ रिएक्शंस होंगी, ऑब्वियसली हमने कुछ केमिकल्स को मिलाया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिएक्शन करेंगी। तो रिएक्शन जो है उस रिएक्शन की वजह से कुछ चेंज आएगा उन बीकर्स के अंदर। वो चेंज क्या क्या चेंज आएगा उसके अंदर, सो यहाँ पे देखते हैं उन बीकर्स में क्या क्या चेंज आएगा। जो फर्स्ट वाला ए वाला बीकर है उसके अंदर कुछ हमको रेड कलर के दाने नीचे बैठे हुए दिखेंगे और उसके बाद जो है सेकेंड वाला बीकर है, बी वाला बीकर है, उसमें हमको ग्रीन कलर का एक जो है सॉल्यूशन मिलेगा और उसमें भी नीचे कुछ रेड कलर के दाने हुए बैठे
अच्छे से मिलेंगे। बाकी जो सी डी ई है उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम टू सेम है, ओनली ए और बी है उनमें चेंज हो रहा है। सो ऐसा क्यों हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, ये हम देखते हैं। वॉट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स। अभी इन 5 बीकर्स में आपको क्या क्या चेंज देखने को मिला है। यू हैव रीड दैट वन मेटल डिस्प्लेज अनदर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन मतलब जलीय विलयन, ठीक है, पानी के साथ जो सोल्यूशन बनाते हैं उसको एक्वस सोल्यूशन बोला जाता है। सो इसके अंदर हमने पहले 7th क्लास में पढ़ा था कि मेटल है वो दूसरे मेटल के साथ एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाते हैं किसी कंपाउंड के अंदर जब वो एक्वा सोल्यूशन में हो, पानी वाले सोल्यूशन के फॉर्म में हो। इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। फर्स्ट बीकर में क्या होता है, जिंक है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। That is why the blue color of copper sulfate disappear and a powdery red mass of copper is deposited in the bottom of the beaker। इसीलिए जो कॉपर जो सल्फेट का सोल्यूशन है उसका कलर जो होता है ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का, वो गायब हो जाता है और उसकी जगह एक रेड कलर का जो है पाउडर का कुछ हिस्सा है वो उसमें जो कॉपर के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाता है बॉटम के अंदर, बीकर के बॉटम के अंदर आके वो बैठ जाता है। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। उसकी रिएक्शन कैसे हो सकती है, देखो कॉपर सल्फेट है जिसका कलर क्या है, ब्लू है, उसके अंदर जिंक है हमने मिलाया, तो जिंक है उस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर है वो फ्रीली रिलीज हो जाएगा और वो कॉपर का जो कलर है वो क्या है, एकदम रेड है, जबकि जिंक सल्फेट का कलर क्या है, कलरलेस है, एकदम वाटरी कलर जिसको हम बोल सकते हैं वो है। यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। और सेम टू सेम ऐसे बीकर बी में भी होता है। बीकर बी में हमने डाला था कॉपर सल्फेट और उसके अंदर हमने जिंक की जगह क्या मिलाया था, हमने आयरन नेल डाली थी तो Fe डाला था हमने, तब उसके अंदर जो है उसमें जो है यहाँ पे जिंक सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और यहाँ पे फ्री वाले के अंदर कॉपर ही आ जाएगा। सो ये वाला जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा क्योंकि उसका कलर है यहाँ पे जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस था, जबकि ना फेरस सल्फेट का कलर है थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, ठीक है। सो ग्रीन कलर और रेड कलर के जो उसमें जो है थोड़ा सा पाउडर सब्सटेंस है वो मिल जाता है। सो ए और बी का रिएक्शन क्या हो रहा है, ए और बी में क्या चेंज हुआ है, कैसे हुआ, ये हमने समझ लिया है। I have understood the reaction taking place in beaker A and B, but I am still confused by there is no change in beaker C, D and E। अब A और B में क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कौन सी रिएक्शन हुई हमने समझ लिया है, लेकिन जो beaker C, D, E है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है देखते हैं। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron could be displaced by copper in beaker D. So beaker C है उसके अंदर जो है जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता था और E के अंदर है आयरन रिप्लेस हो सकता था और सेम टू सेम D के अंदर है उसके अंदर भी कॉपर रिप्लेस हो सकता था, डिस्प्लेस हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। Since we do not see any change in beaker C, we can infer the copper is not able to replace zinc from zinc sulfate। अब इन beaker C उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा जिंक सल्फेट के अंदर, मतलब जिंक सल्फेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन कॉपर, इसीलिए जिंक है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है कॉपर के साथ। बट वाई When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? अब A के अंदर है उसने जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया था, लेकिन जब जो ये दूसरा बीकर है उसके अंदर जो कॉपर है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, क्यों। रिमेंबर दैट साइंस इज़ नॉट आर्बिट्रेरी। अब आपको पता है साइंस है वो एकदम मनमानी नहीं चलती है, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। इट फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कुछ रूल्स होते हैं जो फैक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। एंड द रूल्स हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। और रूल ये है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से, मतलब जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन रिएक्टिव है, उसके बाद कॉपर रिएक्टिव है। सो जिंक है ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक आसानी से उनको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर और आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, बट लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। लेकिन जो कम रिएक्टिव है वो ज़्यादा वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है।
Now you can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. तो आप इससे समझ जाओगे कि C, D, E के अंदर कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुई है. Can you guess the sequence of metal from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? तो zinc, iron, copper में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, इनका सीक्वेंस आप गैस कर सकते हो, पता लगा सकते हो. सबसे ज़्यादा जिंक रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन रिएक्टिव है क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को बीकर बी में रिप्लेस कर पा रहा था. मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है. सो ये वाला हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम इसमें मटेरियल के अंदर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दो कैटेगरी पढ़ रहे हैं, दो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. सो इनके बारे में अगर हम इनके यूजेस ना पढ़ें तो अधूरा सा है कुछ. तो हमारे पास इनके यूजेस है, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो हमारी डेली लाइफ में मेटल्स और नॉन मेटल्स का क्या यूजेस है कि हमको इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है. सो देखते हैं. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. अब इतना तो गैस कर ही चुके होगे इतना पढ़ने के बाद कि अब बहुत सारी चीज़ों में हमारा जो मेटल यूज़ होता है वो यूज़ होता है, जैसे कि मशीनरी बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन्स के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर, इंडस्ट्रियल गैजेट्स के अंदर, कुकिंग के यूटेंसिल्स के अंदर और वाटर बॉयलर्स के अंदर, इन सब में मेटल्स यूज़ होते हैं. ये आपको पता है. यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स. अब ये मेटल्स के बारे में तो ईजिली पता लगा सकते हो, लेकिन कुछ बहुत सारी नॉन मेटल्स भी ऐसे जिनको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो. सो वो क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं. हेयर आर सम इंटरेस्टिंग वंस. आपके पास यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से जो है नॉन मेटल्स के बारे में बताया गया है, उनके यूजेस के बारे में बताया गया है. वी आर श्योर दैट यू विल गैस देम राइट. और हमको ये जो है इसमें बहुत सारे इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, आप इनको गैस कर सकते हो बहुत ईजीली. तो देखते हैं. नॉन मेटल्स इज असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग. नॉन मेटल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल है क्योंकि हम इनको इनहेल करते हैं हमारी ब्रीदिंग के टाइम. कौन सा हो गया? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन नॉन मेटल है और उसको हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं सांस अंदर लेने के टाइम, उसको अंदर लेते हैं. नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. फर्टिलाइजर के अंदर भी नॉन मेटल्स यूज आते हैं. नॉन मेटल्स यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस. वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी नॉन मेटल्स यूज आते हैं. नॉन मेटल्स यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड एज एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक के फॉर्म में किसी भी चोट पर हम लगाते हैं पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन लगाते हैं, या फिर एक और रेड कलर का सॉल्यूशन लगता है, वो भी क्या है? नॉन मेटल होते हैं. नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स. क्रैकर्स के अंदर फॉस्फोरस समथिंग यूज़ आता है. तो फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल है. तो पटाखों के अंदर जो है नॉन मेटल्स यूज़ आते हैं. यू मे ऐड सम मोर यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. उसके अलावा आप डे लाइफ में देखकर नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में बता सकते हो. तो हमारे पास दो कैटेगरी हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स आपको आइडिया लग जाएगा उनकी फिजिकल और केमिकल अपीयरेंसेस से कि मेटल कौन से होते हैं, नॉन मेटल कौन से. और सिर्फ दो ही कैटेगरी हमारे पास है. तो जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल हो गए. आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स. अब एक टॉपिक है कि मैग्नीशियम क्या है? प्लांट्स में मिलता है. व्हाट फॉर्म इट इज़ इन फाउंड इन दैम. और कौन से जो है फॉर्म में जो है मैग्नीशियम मिलता है प्लांट्स के अंदर. द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी. वेयर इज़ द आयरन इन माई बॉडी. डॉक्टर ने बताया कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है. तो आपकी बॉडी में आयरन है कहाँ? सो आपके ब्लड के अंदर आयरन होता है. अब हमारे पास एक और यहाँ पे एक नोन फैक्टर दिया हुआ है. सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव. ये मैंने आपको पहले बताया था. सोडियम मेटल है बहुत रिएक्टिव होता है. इट रिएक्ट्स वाइग्रसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है. अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन. और इस रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है वो जनरेट होती है. इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. इसलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? केरोसिन में स्टोर किया जाता है. ये मैंने आपको पहले बताया था जब सोडियम के बारे में एक्टिविटी आई थी तब. In class 7th you have learned that in a chemical reaction new substance are formed. क्लास 7th के अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था. तो हमने तब जाना था कि केमिकल रिएक्शन में हमको न्यू सब्सटेंस बनते हैं. These substances are different from those which underwent the reaction. और ये जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं जो रिएक्शन में हमने यूज़ किए थे उन सब्सटेंस से एकदम अलग होते हैं.
Now, if a substance cannot be broken down further by chemical reaction by cooling, heating और electrolysis, it called elements. अब कुछ substance ऐसे होते हैं ना chemical reaction से टूटते हैं, ना cooling से, ना heating से और ना ही electrolysis से, तो ऐसे substance को हम क्या बोलेंगे? Element बोलेंगे. Sulfur is an element. Example हो गया sulfur. Sulfur क्या है? एक element है. सो इज़ आयरन, कार्बन टू. आयरन और कार्बन भी क्या है? एलिमेंट है. इज़ एन एलिमेंट. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज़ एटम. और एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? इकाई होती है एटम. ये 7th क्लास में आया था, वापस से रिवाइज हो रहा है ये. A sample of an element contains only one kind of atom. और किसी भी एलिमेंट के अंदर सिर्फ एक तरह के एटम होंगे. मतलब अगर जो है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, दो एलिमेंट हैं, दो इसमें एटम है, तो ये क्या है? एलिमेंट है. O2 को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर दो एटम हैं. The atom of an element remains unaffected by physical change in the element. एलिमेंट पे कोई भी फिजिकल चेंज आएगा, उसके एटम पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा. For example, an atom of liquid sulfur would be exactly the same as the atom of solid or vapor sulfur. लिक्विड का सल्फर है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी जो है अपीयरेंस बदल जाएगी. भले ही सॉलिड वाला हो या वेपरस फॉर्म में हो सल्फर, उसके लिक्विड वाले फॉर्म से उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट है. एलिमेंट का जो है कोई असर नहीं पड़ता है. Although we have infinite variety of substance in the universe, the number of element forming these substance is limited. अब हमारे पास यूनिवर्स के अंदर, हमारी जो है दुनिया के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस हैं, लेकिन उनके जो एलिमेंट हैं जो उन सब्सटेंस को बनाते हैं वो कुछ लिमिटेड है. जो साइंस ने अभी तक ढूंढे हैं वो एलिमेंट्स, वो लिमिटेड है, नॉन लिमिटेड है. देर आर नंबर ऑफ मोर देन 94 नेचुरली ऑक्यूरिंग एलिमेंट्स. और नेचर में जब हमको, नेचर से हमको जो मिलते हैं, नेचर में हमको जो है इंडिपेंडेंटली नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, वो 94 ही एलिमेंट्स हैं. एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज़ इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में एलिमेंट्स का. सो जितना भी हम पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल, वो किसका क्लासिफिकेशन है? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है. ओके. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब ज़्यादातर कौन से होते हैं? मेटल्स होते हैं, मेटल की कैटेगरी में आते हैं. द रिमेनिंग आर ईदर नॉन मेटल और मेटलॉइड्स. अब बाकी जो बचते हैं उनमें से जो है नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स को मेटलॉइड्स भी बोलते हैं. ठीक है. मेटलॉइड्स पॉजेसेस कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब जो है मेटल्स अलग होते हैं और मेटलॉइड्स अलग होते हैं. सो मेटलॉइड्स हैं उनके अंदर क्या है? मेटल और नॉन मेटल के बीच के होते हैं. मतलब मेटलॉइड्स के अंदर मेटल की क्वालिटीज़ भी होती हैं और नॉन मेटल की क्वालिटीज़ भी होती हैं. सो आपके पास जो तीन कैटेगरी हो गई, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. ठीक है. हमारे इस चैप्टर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ लिया है. मेटलॉइड्स क्या हो गए? जिनके अंदर मेटल की भी क्वालिटी हो और नॉन मेटल की भी क्वालिटी हो. तो आपको एक आइडिया लग गया तीनों के बारे में. सो चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे. और इसके जो एक्सरसाइज हैं वो आपको सॉल्व करनी, खुद फाइंड करने इसके क्वेश्चन आंसर. यही आपका HW है. ओके. सो आई होप आप इसको एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर चैप्टर आपको समझ में आया तो एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक